नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। दिल्ली के चुनाव जोरों पर हैं, ऐसे में किसान मंच एक अहम भूमिका निभाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर कुमार जी, जो कि किसान मंच के राष्ट्र सचिव रह चुके हैं, जो कि किसानों के दर्द को बखूबी जानते हैं और उनके उनके साथ रह के उनके दर्द को ये बेहतर जानते हैं हमसे सबसे। तो इनसे बातचीत करके जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। द न्यूज़ 15 का जो आम लोगों के इश्यूज हैं जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप किसानों से ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो आप किसानों के दर्द को बखूबी जानते होंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो अभी फ़िलहाल मौजूदा सरकार है, वो किसानों के लिए जो कर रही है, वो उसके हित में है या नहीं? क्या कहना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आज आर्थिक असमानता की तरफ देश बढ़ रहा है और इस समय देश में किसानों को अगर देखा जाए तो किसानों को अपनी उगाई हुई फसल का सही कीमत या पैदावार की सही कीमत अभी सरकार नहीं दे पा रही है, जिससे आर्थिक असमानता जो है वो बढ़ती जा रही है देश में। जैसे आप देखिए, अगर गेहूं का रेट सरकार ने 13 रुपये किलो से अगर मान लीजिए डिक्लेयर करती है और उस पर 1 रुपया पिसाई का लगा लें, 1 रुपया उसका ढुलाई का लगा लें, तो 15-16 रुपये में ये आम कंज्यूमर तक पहुंच जाना चाहिए आटे के शेप में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि ना तो कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आज मार्केट में 50 से 70 रुपये किलो आपका आटा बिक रहा है और किसान को 11-12 रुपये किलो गेहूं का दाम मिल रहा है। ये जो असमानता है बीच में, सब ट्रेडर्स जो है इसका मुनाफा कमा रहे हैं। तो सरकार को इस असमानता को कम करने के लिए इस पर गहनता से, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, ताकि इसमें आर्थिक असमानता आगे और न बढ़े। सर, आप पहले इतने बड़े पद पे रह चुके हैं, कोई आम बात नहीं होती किसान मंच का राष्ट्र सचिव होना। तो आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? मतलब आपने ऐसा क्या सोचा कि राजनीति में आने की? जी, अभी मैं चूँकि भारत सरकार में एक सीनियर पद पर से रिटायर हुआ हूँ और मैंने ये देखा कि आज के समय में अगर हम भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व का किसान जो है, अगर भारत को छोड़ दें तो सब किसान संपन्न हैं। केवल भारत का किसान, क्योंकि मैं भी कृषक भूमि की पृष्ठभूमि से आता हूँ, हमने देखा है कि किस तरह से किसान किस हालात में, किस आर्थिक तंगी में अपना जीवन गुजारता है। तो इसमें सरकार को ये देखना पड़ेगा कि पूरे विश्व के अंदर में अगर सबसे कम अगर किसान की किसी की आर्थिक आमदनी है तो हमारे इस भारत के अंदर में है। इस सरकार को इसके ऊपर बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये हालात आने वाले समय में और ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ होती चली जाएंगी। तो सर, जैसे हरियाणा के चुनाव के जो प्रचार वगैरह थे, वो सब बंद हो चुके हैं। तो आप वहाँ खास तौर पे वहाँ पर जुड़े हुए थे, आपने खुद देखा। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जनता किस ओर जा रही है? देखिए, हरियाणा में जो वोट है वो कांग्रेस को नहीं मिल रहा। वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहा। वोट इसलिए मिल रहा है कांग्रेस को क्योंकि सरकार के खिलाफ एक कांग्रेस के जो किसान हैं पूरे प्रदेश के, वो एकजुट हैं। क्योंकि जिस देश में बॉर्डर टू बॉर्डर भी अगर किसान को जाने के अंदर सरकार पाबंदी लगा दे, अभी मैं पिछले मंगलवार को शंभू बॉर्डर का मैंने दौरा किया था, वहाँ की हालात किसी पाकिस्तानी या चाइना बॉर्डर से भी गंभीर स्थिति है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको इतनी कशमकश करनी पड़ेगी कि आप अपने देश का किसान जो बैठा हुआ है, देश के अंदर बैठा हुआ है, उसको रोकने के लिए इतनी सरकार ने जोर ज़बरदस्ती करके रोका हुआ कि आपको उनके पहुँचने तक बड़ा मुश्किल काम है। तो जब देश में, जब हरियाणा में एक एडवांटेज कांग्रेस के साथ ये है कि सारा कृषक समाज, सारे किसान लोग अभी बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। उससे इसको कोई लेना देना नहीं कि सामने कांग्रेस है या कौन है, जो भी जीतेगा। तो ऑफ कोर्स के वहाँ पे जो एडवांटेज है वो कांग्रेस को जा रही है। हमने घूमा है, क्योंकि सब जगह जगह किसान बीजेपी के खिलाफ हैं। 750 लोगों ने शहादत दी है शंभू बॉर्डर पर। तो इसलिए अब ये मुझे नहीं लगता कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी दोबारा। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में बहुत सारे, अगर हम जमुना पार करते हैं तो उसके बाद से ऐसे एरिया शुरू हो जाते हैं, ऐसी जगहें शुरू हो जाती है, जैसा लगता ही नहीं, जैसा लगता है हम कहीं बाहर आ गए, जहाँ बिल्कुल भी तरक्की नहीं हुई है, हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। अगर हम सीमापुरी की बात करते हैं, तो वो एक स्लम एरिया की तरह देखा जाता है। वहाँ की जो युवा है वो लगातार नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो, मतलब वहाँ पर एक डिस्पेंसरी भी थी जिसको तोड़ के बनाया जाना पुनः निर्माण के लिए किया गया, लेकिन
वो फ़िलहाल कुछ नहीं हो पा रहा उसका, उसमें बल्कि युवा जाते हैं, नशे वग़ैरह करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, दिल्ली एक अपने आप में एक समस्या बनती जा रही है दिल्ली में, क्योंकि बीजेपी ने खुद आज से 10 साल पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम देंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा ना होने की वजह से अभी जो मौजूदा सरकार है आप पार्टी की, उनको भी काम करने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं कहीं सरकार या एलजी के माध्यम से जो जो अप्रूवल सरकार को चाहिए होती हैं, ना कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के हाथ में है, और बहुत तरह की जो फाइनेंस की जो पावर्स हैं वो एलजी साहब के पास में है। उनके अभाव में कुछ चाहें भी, अगर उनकी इच्छा है कुछ करने की, तो भी वो ग्राउंड पे कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक बैरियर है। जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक इस दिल्ली के अंदर में कुछ सुधार की संभावना नहीं है। या तो इस तरह से हो कि केंद्र में भी सरकार जो है वो थर्ड फ्रंट की हो, और यहाँ अगर आप हो तो हो सकता है इनको कुछ एडवांटेज मिले। और जहाँ तक नशे का सवाल है, वैसे तो नशा पूरे देश में गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, अशिक्षा। जब अशिक्षित होगा आदमी तो अच्छा बुरा नहीं समझेगा, और जब बेरोजगार होगा तो नशे की तरफ जाएगा। तो इस पे बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग इस पे जल्दी एक डेलीगेशन लेके और गवर्नर साहब से मिलेंगे, ताकि इसके ऊपर में नशे की जो पुलिस की असंवेदनशीलता, वहाँ उस क्षेत्र में मैंने दौरा किया है, पुलिस की मौजूदगी में नशे का व्यापार हो रहा है, यानी कि नशा खरीदने वाले बाहर से लेने के लिए सीमापुरी में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस के होते हुए नशा किस तरह से बिक रहा है, कहाँ कहाँ बिक रहा है, ये सब सरकार के पास में जानकारियाँ हैं। तो इसको रोका जाए, इसके लिए हम जरूर गवर्नर साहब से निवेदन करेंगे। कहीं अगर दिल्ली की सीमापुरी की बात की जाए तो वहाँ के स्कूलों की हालत एकदम बदतर है। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वहाँ इतनी गंदगी है, सांस लेने में मतलब बीमारी का सामना वो कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के ऐसे इतनी गंदगी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो बीमार पड़ेंगे ही। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब क्या कहना चाहेंगे? पिछले हफ्ते मैंने कुछ अपने जो सामाजिक लोग हैं उनको लेके वहाँ का दौरा किया। बात आपकी ठीक है, स्कूल की मतलब जो दयनीय हालत है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, मलबा गंदगी इतनी पड़ी हुई है। तो मैंने सरकार के फोरम पे एक कंप्लेंट भी किया है कि भाई हो सकता है कि एमसीडी के अंदर में बिल उसका डाला जा रहा हो और सफाई ना की जा रही हो। तो हमने अब ये इस तरह का आने वाले समय में हम जल्दी एक डेलीगेशन लेके गवर्नर साहब को मिलेंगे, ताकि इस तरह की जो अमानवीय स्थिति में जो लोग रह रहे हैं, जिस गंदगी के अंदर में लोग जीने को मजबूर हैं, उस ये क्षेत्र में दुर्भाग्यवश मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कहीं से कहीं नहीं लगता कि वो क्षेत्र दिल्ली का एक अभिन्न हिस्सा है। इवन उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं जो बॉर्डर पे लगते हैं, उनमें उनसे ज़्यादा सफाई है। स्कूलों की बात करें तो टीचर्स नहीं हैं, गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है, पीने के पानी की इतनी अव्यवस्था है कि पानी है ही नहीं आज की डेट में, जबकि हम लोग दिल्ली में हैं और ये तो मूलभूत सुविधा के अंदर में है। तो जल्दी इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि लोगों के लिए, बच्चों के लिए साफ़ सफाई का इंतजाम करें, और पानी की व्यवस्था और टीचर्स की, अध्यापक की व्यवस्था वहाँ की जाए। कोई अध्यापक जाने को तैयार नहीं है, अमानवीय स्थिति है रहने के लिए वहाँ पर। तो जल्दी हम लोग सरकार से बात करेंगे इस विषय पर। सर वहीं अगर वहाँ की सड़कों की बात की जाए तो खड्डे, जैसे कि अभी एक हादसा भी हुआ, उसमें एक गाड़ी गिर गई, तो आप कैसे उसको सुधार लाया जा सकता है? उसमें क्या कुछ बेहतर किया जाता है? आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। वहाँ जो सरकार है उसकी असंवेदनशीलता दिखाई देती है। कहीं ठेकेदार है तो पैसा नहीं है, नाली टूटी हुई हैं, नालियाँ हैं तो सफाई नहीं है, नालियों के ऊपर कलवर्ट बनने हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने से कलवर्ट को खोद के छोड़ दिया गया, वो गंदगी का अपने आप में एक ढेर बन रहा है, गंदगी उसमें भरती चली जा रही है, जो बीमारियों का अल्टीमेटली कारण बन रहा है। पीछे अब आपने ठीक कहा, मैंने भी अपने लोगों के साथ दौरा किया था वहाँ, उसमें गाड़ी गिर गई, एक महिला थी वो घायल हो गई। कुछ लोग, पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं है। ठेकेदार कहता है हमको पैसा नहीं मिला, सरकार कहती है कि हमने ठेका दे दिया। तो ये चूंकि अब ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, सरकार और गवर्नर हाउस के बीच में एक सामंजस्य नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इन सब का नतीजा ये होगा, जिस दिन दिल्ली को स्टेटहुड मिल जाएगा, जिस दिन कानून व्यवस्था गवर्नर के हाथ से हट के, मान लीजिए स्टेटहुड के अंदर में जो आर्टिकल 6 के अंदर में जो भी प्रावधान है, अगर मुख्यमंत्री को प्राप्त होंगे तो नेचुरली उसका असर जरूर ग्राउंड पर दिखाई देगा। सर ये देश की राजधानी की ऐसी हालात है, तो आप सोचिए कि जो देश के नॉर्मल इलाके हैं उनकी क्या हालात होंगे।
उनके हालात तो यहाँ से भी ज़्यादा बदतर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत पिछड़े गांव हैं, अभी भी ऐसे हालात हैं कि स्कूल की सुविधाएं नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, और गड्ढे वगैरह, पानी की दिक्कतें, ये सब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो उस पर क्या कुछ मौजूदा सरकार या फिर क्या कर सकते हैं? मौजूदा सरकार में मैंने जैसे आपको पहले भी निवेदन किया कि इसमें जब तक सरकार का गवर्नर हाउस के साथ एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक मशीनरी का, एक तालमेल का अभाव है। अगर सरकार की, राज्य की सरकार कुछ करना चाहती है तो जो केंद्र का गवर्नर सर हैं वो उसके अंदर में उनको कोई आपत्ति हो सकती है या कुछ समय लग सकता है या उनके अपने कानूनी अड़चनें हो सकती हैं, लेकिन ये सब जब तक नहीं होगा जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और हम इस पे किसान मंच ये काम करेगा कि चूँकि दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपने 20-20 साल के मैनिफेस्टो में ये क्लेम किया था कि हम राज्य को, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन अभी तक वो मिजरेबली फेल हो गए हैं। तो अब ये हम अपने एजेंडे में इसको शामिल कर लेंगे और किसान मंच का सबसे पहला काम रहेगा कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाए दिल्ली को, तभी समस्याओं का समाधान होगा। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए बस वगैरह वो फ्री कराते हैं, और दूसरी ओर स्वाति मालीवाल ये आरोप लगाती हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुए। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस पे ज़्यादा कहना उचित इसलिए नहीं कि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, लेकिन मैं एक साधारण इंसान की तरह से ये मांगता हूँ कि किसी भी आदमी को प्रोटोकॉल के तहत अगर मुख्यमंत्री से मिलना है, समय लेके अगर जाएगा तो मुख्यमंत्री ज़रूर मिलेंगे। और स्वाति मालीवाल का जो इशू है वो चूँकि कानून के अंडर अभी उसकी प्रक्रिया जारी है, कोर्ट के अंदर मामला है, विचाराधीन है, तो जो भी होगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई करेगी वो सरकार करेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्वाति मालीवाल ने बिना प्रोटोकॉल के, बिना टाइम लिए वहाँ जाकर हत्थापाई का कोई मतलब नहीं होता। तो ये तो एक जांच का विषय है, उस पर पुलिस और केंद्रीय कानूनी एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो भी निकलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके ज़्यादातर नेता जेल में रह के आ चुके हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जेल जाके आ चुके हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक आदमी का जेल जाना, जेल भेजना और जेल आना, ये सब हर आदमी का अपना नज़रिया है। मेरा इसमें नज़रिया ये है कि अभी अगर वर्तमान में अगर बात करते हैं इस सरकार की, केंद्र की, तो जितने भी लोगों को अभी तक जेल में डाला गया है वो सब राजनीति से प्रेरित मामले लगते हैं। कि कोर्ट ने भी इस तरह के स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी कानून के अभाव में, पीएमएलए के अंदर में चूँकि ऐसे कानून में प्रावधान है कि उसकी 6 महीने तक जमानत नहीं होगी, तो पीएमएलए में 6 महीने तक जमानत नहीं होगी, उसको उठा के आदमी को राजनीतिक रूप से अंदर डाल दिया जाता है और नतीजा आपके सामने है कि जमानत तो हुई, देर से हुई, लेकिन जमानत हुई। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुधीर कुमार को दिल्ली की जनता चुनती है या नहीं। वैसे ईस्ट दिल्ली की बात करी जाए तो ईस्ट दिल्ली की हवा सुधीर कुमार जी के पक्ष में चल सकती है। बाकी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार आएगी।